नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। चलिए अब सीधे रुक करेंगे लंदन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर संबोधन का। सामंजस्य हो सभी में और सबके बारे में बहुत विस्तार से अभी हमारे रोहित मीणा जी ने और इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने मीनाक्षी सुंदरम जी ने हमारी बहुत विस्तार से सारी बातें यहाँ पर बताई हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है उसकी गोद में बसा हुआ हमारा प्रदेश, जिसको देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, जहां पर 4 धाम हैं, गंगा जी का, यमुना जी का और भी बहुत सारी जो पूरे साल भर बहने वाली नदियां हैं, उन सभी का कहीं न कहीं उद्गम वहां से होता है, वहां से निकलती हैं। और केदारखंड जिसमें कि 4 धाम आते हैं, उसी प्रकार से मानसखंड जो एक हिमालय इधर और एक हिमालय उधर, दोनों हिमालय उत्तराखंड के अंदर है, जो हमारे सीमांत तक को जोड़ने का काम करते हैं। यहां पर जहां बद्रीनाथ धाम है, वहीं हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसे अनेकों स्थान। और मैं एक स्थान की चर्चा करूं, ये बहुत कम हो जाएगा। आप उत्तराखंड में आएंगे तो ये डेस्टिनेशन आपको दिखाए जा रहे थे, 1 डेस्टिनेशन, 2 डेस्टिनेशन, 3 डेस्टिनेशन। आप जहां जाइए, जिधर को आपकी नजर जाएगी, जहां तक आपको दिखाई देगा, हर जगह नया डेस्टिनेशन है। योग, आयुर्वेद और प्राणायाम का एक वैश्विक हब उत्तराखंड है। इतना ही नहीं, यह प्रदेश जो हमारा सनातन धर्म है, संस्कृति जिसे हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है, उसका भी अगर प्राचीनतम कोई केंद्र है तो वो देवभूमि उत्तराखंड है। हमारा राज्य जिसे देखता हूं कि भूमि के रूप में जाना जाता है, वहीं प्राकृतिक और पर्यावरणीय जो संसाधन हैं, उससे भी वो पूरी तरह से परिपूर्ण है। युवा राज्य जिसको बने हुए 23वां साल चल रहा है, और इस युवा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भारत के मित्र देश ब्रिटेन के साथ उत्तराखंड राज्य के आर्थिक सहयोग एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आप सबसे मिलना, आप सबसे वार्ता करना मेरे लिए भी प्रसन्नता और सम्मान की बात है। और मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी वर्षों से मजबूत हुई है, और मेरा विश्वास है कि हाल ही में, आज मैं यहां पार्लियामेंट गया था, तो वहां सांसद गणों से भी मेरी भेंट हुई थी। और जिस प्रकार से नई दिल्ली में जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप में G20 की समिट आयोजित हुई, उससे और अधिक पूरे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिली है। मुझे इस अवसर पर यह भी बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि दुनिया के प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट तथा महान अन्वेषक एवं पर्वतारोही जॉर्ज एवरेस्ट की कर्मभूमि भी कोई रही है तो उत्तराखंड रही है। यह भी एक सुखद संयोग है कि ब्रिटेन एवं उत्तराखंड, इंग्लैंड और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं एवं जलवायु है, आज मैं जब पार्लियामेंट में गया था तो वहां से देख रहा था कि सामने नदी बह रही है, तो ऐसा लगता था कि उत्तराखंड और ये यूके टू यूके, ये बड़ा यूके है, यूके वहां भी है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के लगभग 1.5 मिलियन लोग कार्यरत हैं, जो वित्त एवं व्यवसाय से लेकर कला और संस्कृति,
तक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि उत्तराखंड राज्य से भारतीय मूल के प्रवासी भी यहाँ बड़ी संख्या में निवास करते हैं और मैं कल जब से यहाँ पहुंचा हूं तब से लेकर अनेकों लोगों से मेरी भेंट हुई है और काफी लोगों ने बहुत ही आत्मीय भाव से और बड़े उत्साहजनक तरीके से बड़ा स्वागत किया। और आप सबको तो सूचना थी कि मैं और हमारा ये प्रतिनिधि मंडल आ रहा है, बहुत सारे लोगों को सूचना मिली थी, लेकिन जैसे ही उनको यहाँ मालूम चला कि हम लोग यहाँ पर आज रहने वाले हैं तो अनेकों लोग मुझे मिले हैं और उन्होंने भी उत्तराखंड आने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। भाई बहनों, ब्रिटेन भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है और भारत में ब्रिटेन की 600 से अधिक वाणिज्यिक इकाइयां काम कर रही हैं, जिनका जो कारोबार है वो $50 बिलियन है और इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 4,75,000 लोगों को सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। भारत में शिक्षा, रिटेल, कंज्यूमर गुड्स, लाइफ साइंसेज, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचे वो क्षेत्र हैं जिनमें ब्रिटेन द्वारा निवेश किया गया है। वर्तमान में ब्रिटेन द्वारा भारत में ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पीपीपी मॉडल पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला, एफडीआई करने वाला देश है। और आज सब देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे चमत्कारिक नेता, दूरदर्शी नेता और कर्मयोगी के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की तस्वीर है वो तेजी से बदल रही है, वो समूचे विश्व के सामने है। और आज प्रत्येक क्षेत्र में कहीं न कहीं भारत विश्व को दिशा देने का कार्य कर रहा है, चाहे वो आज शिक्षा का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, बुनियादी ढांचे के विकास का क्षेत्र हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो। सभी ऑफिसर, मेरे साथ आए हुए सभी अधिकारीगण और सभी हमारे आज के अतिथि, आज के गेस्ट भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबको यहाँ पर आने के लिए, आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, मैं अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बहुत सारे हमारे प्रशांत जी समेत बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आज अपने अनुभव भी यहाँ पर साझा किए हैं कि उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार से वो अपनी इंडस्ट्री को चला रहे हैं और किस प्रकार वहाँ की सरकार और वहाँ का जो एक तरह से वातावरण है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या लेबर और प्रबंधन वर्ग के बीच का सामंजस्य हो, सभी में और सबके बारे में बहुत विस्तार से अभी हमारे रोहित मीणा जी ने और इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने, मीनाक्षी सुंदरम जी ने हमारी बहुत विस्तार से सारी बातें यहाँ पर बताई हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है उसकी गोद में बसा हुआ हमारा प्रदेश, जिसको देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, जहाँ पर 4 धाम हैं, गंगा जी का, यमुना जी का और भी बहुत सारी जो पूरे साल भर बहने वाली नदियां हैं, उन सभी का कहीं ना कहीं उद्गम वहां से होता है, वहां से निकलती हैं। और केदारखंड जिसमें कि 4 धाम आते हैं, उसी प्रकार से मानसखंड जो एक हिमालय इधर और एक हिमालय उधर, दोनों हिमालय उत्तराखंड के अंदर हैं, जो हमारे सीमांत तक को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर जहाँ बद्रीनाथ धाम है, वहीं हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसे अनेकों स्थान। और मैं एक स्थान की चर्चा करूं, ये बहुत कम हो जाएगा। आप उत्तराखंड में आएंगे तो ये डेस्टिनेशन आपको दिखाए जा रहे थे, 1 डेस्टिनेशन, 2 डेस्टिनेशन, 3 डेस्टिनेशन।
आप जहां जाइए, जिधर को आपकी नजर जाएगी, जहां तक आपको दिखाई देगा, हर जगह नया डेस्टिनेशन है। योग, आयुर्वेद और प्राणायाम का एक वैश्विक हब उत्तराखंड है। इतना ही नहीं, यह प्रदेश जो हमारा सनातन धर्म है, संस्कृति जिसे हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है, उसका भी अगर प्राचीनतम कोई केंद्र है तो वो देवभूमि उत्तराखंड है। हमारा राज्य जिसे देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है, वहीं प्राकृतिक और पर्यावरणीय जो संसाधन हैं उससे भी वो पूरी तरह से परिपूर्ण है। युवा राज्य जिसको बने हुए 23वां साल चल रहा है और इस युवा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भारत के मित्र देश ब्रिटेन के साथ उत्तराखंड राज्य के आर्थिक सहयोग एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आप सबसे मिलना, आप सबसे वार्ता करना मेरे लिए भी प्रसन्नता और सम्मान की बात है। और मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी वर्षों से मजबूत हुई है, और मेरा विश्वास है कि हाल ही में, आज मैं यहाँ पार्लियामेंट गया था तो वहाँ सांसद गणों से भी मेरी भेंट हुई थी, और जिस प्रकार से नई दिल्ली में जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप में G20 की समिट आयोजित हुई, उससे और अधिक पूरे दोनों देशों के। आगे बढ़ेंगे जहां खबर कोटद्वार से है। लैंसडाउन कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह के पुत्र बहू अनुकृति गोसाई ने बीजेपी की ओर से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद समर्थन किया है। तो महिला प्रधान देश में महिलाओं को हर क्षेत्र भारतवर्ष के विकास में पॉलिसी मेकर बने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला के बिल के जानकार कहते हैं कि बिल पूरे तरीके से 2029 में भारत में लागू किया जाएगा। तो वहीं केंद्र की सरकार महिलाओं के साथ छलावा कर रही है। उत्तराखंड में महिला बेटी सुरक्षित नहीं, खुद सत्ताधारी पार्टी के लोग महिलाओं के साथ जघन्य अपराध कर रहे हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज हमारे उत्तराखंड के अंदर, इस देवभूमि के अंदर अंकिता भंडारी जैसा हत्याकांड होता है। और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज 1 साल पूरा होने के बाद भी अंकिता भंडारी को, पहाड़ की इस बेटी को, न्याय नहीं मिल पाता। आज तक भारतीय जनता पार्टी जो है, बीजेपी की सरकार उस वीआईपी का नाम नहीं बता पाई है। लगातार कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, महिला कांग्रेस सड़कों पर है, यूथ कांग्रेस सड़कों पर है, एनएसयूआई सड़कों पर निरंतर रूप से ये गुहार लगा रहे हैं कि वो वीआईपी का नाम बताएं, अंकिता भंडारी को न्याय मिले। और महत्वपूर्ण रूप से इसलिए कि पहाड़ की बेटी है और पहाड़ की और बेटियों के लिए एक उदाहरण बने और ऐसा कोई भी कृत्य जो है वो वापस उत्तराखंड, इस देवभूमि के अंदर ना हो। खबर कोटद्वार से आपको बता दें, जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। बता दें कि महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया। एक तरफ जहां महिला आरक्षण बिल का समर्थन तो किया, तो वहीं दूसरी तरफ अंकिता भंडारी हत्याकांड को भी लेकर यहां पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा गया है। खबर कोटद्वार से आपको बता दें, जहां लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गोसाई ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। बता दें कि उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रदेश सरकार को अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर घेरने का काम किया है। जहां एक तरफ महिला आरक्षण बिल को उन्होंने अपना समर्थन दिया, तो दूसरी तरफ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, पहाड़ की बेटियों की सुरक्षा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है।
देहरादून में डेंगू का खतरा दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के कई नेता भी इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिसे लेकर अब कांग्रेस के नेता सरकार को जमकर खड़ी खोटी भी सुना रहे हैं। बता दें कि देहरादून में इन दिनों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जिस कारण जगह जगह गड्ढे खोदे गए हैं। तो वहीं गड्ढों को बरसात से पहले भरा देने के लिए भी कांग्रेस ने इस दौरान निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही के चलते हजारों लोगों का नुकसान हो रहा है, हजारों लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने सरकारी सिस्टम की नाकामी को देखते हुए डेंगू के लिए सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार माना है। साथ ही इसे लेकर अब मुख्यमंत्री और साथ ही साथ स्वास्थ्य सचिव और महापौर के खिलाफ मुकदमा भी लिखवाने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं नवीन जोशी। जैसा कि आपको मालूम है, मैं पिछले 15 दिनों से डेंगू से ग्रसित हूं और देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला। मैं उन सैकड़ों साथियों का जिन्होंने मेरी कुशल पूछी और यहां पर आकर मेरा हालचाल जाना और दूरभाष के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो मेरी खबर जानी, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां लगातार डेंगू का कहर जारी है। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस की तरफ से प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, एक तरफ तो प्रदेश में जहां डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भी कई नेता अब इसकी चपेट में आ चुके हैं और अब प्रदेश सरकार को घेरने का भी काम कर रहे हैं। हाँ, देखिए, जाहिर सी बात है कि इन दिनों उत्तराखंड में जो है डेंगू ने अपना कहर बरपा रखा है। खासतौर पर जो केंद्र बिंदु है वो राजधानी देहरादून बनी हुई है। सबसे ज्यादा संक्रमण अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो राजधानी देहरादून में देखने को मिल रहा है और इस पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी अब शुरू हो गए हैं। कांग्रेसी नेता है नवीन जोशी, जो प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के, वो इन दिनों डेंगू की चपेट में है। हालांकि वो अब स्वस्थ हो गए हैं, लेकिन उन्होंने इसको जब खुद से झेला तो अब उनको भी ये पीड़ा सताने लगी है कि आज हम जिस स्थिति में हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला और जो सरकार है वर्तमान उत्तराखंड में वो जिम्मेदार है। क्योंकि बरसात से पहले पूरे देहरादून को खोदा हुआ था। स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह गड्ढे थे और उन गड्ढों में पानी भरा, लार्वा उत्पन्न हुआ। स्थिति ये हुई कि काफी भयावह स्थिति डेंगू की हो गई। तो अब नवीन जोशी ने मन बनाया है कि अब वो स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौट रहे हैं, तो सबसे पहला जो काम वो करेंगे वो मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, नगर निगम और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी करेंगे। बकायदा कानूनन लड़ाई वो इसके लिए लड़ेंगे और एक मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे कि आज जो स्थिति हुई है आम जनमानस की या उनकी, कहीं ना कहीं इन प्रतिनिधियों की और इन नौकरशाहों की लापरवाही से हुई है। तो कुल मिलाकर एक सियासी रंग भी देखने को मिलता है अब डेंगू। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कदम उठाए हैं। बता दें कि अंतर्राज्यीय रूट की रोडवेज बसों की अब स्कैनिंग की जाएगी। सबसे अधिक सख्ती बरेली रूट की बसों पर करेगी पुलिस। बता दें कि उधम सिंह नगर में रोडवेज बस कंडक्टर पकड़ा गया था, जिसके बाद प्रतिबंधित इंजेक्शन की सप्लाई में पकड़ा गया। तो वहीं डीजीपी ने आदेश जारी किए हैं और बॉर्डर पर स्नीफर डॉग भी तैनात करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां नशे के खिलाफ रोकथाम के लिए अब प्रदेश सरकार और भी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। बता दें कि बॉर्डर पर स्निफर डॉग भी तैनात करने के आदेश जारी किए गए हैं। नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कदम उठाए हैं और अंतर्राज्यीय रूट की रोडवेज बसों की अब स्कैनिंग की जाएगी। सबसे ज्यादा जो सख्ती रखी जाएगी वो बरेली की रूट की बसों पर रखी जाएगी। तो वहीं एडवेंचर टूरिज्म के शौकीनों को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि गंगोत्री नेशनल पार्क सहित कई पार्कों के शुल्क में बढ़ोतरी हुई है। कई राष्ट्रीय पार्कों वन्यजीव विहार के प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी हुई है। शासन ने सभी के प्रवेश शुल्क में 33.33% की बढ़ोतरी की है। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क का शुल्क बढ़ा है
गोविंद वन्य जीव विहार में भी बढ़ोतरी हुई है, जो कि आज से लागू है। तो वहीं विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज इंटरनेशनल विंटर डेस्टिनेशन औली में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत क्लीन एंड ग्रीन औली कैंपेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्काई एंड स्नो बोट एसोसिएशन, चमोली होटल एसोसिएशन औली और नगरपालिका परिषद जोशीमठ के संयुक्त रूप से इस स्वच्छता कार्यक्रम में पर्यटन स्थली औली के क्लिफ टॉप होटल, कृत्रिम झील, शेयरलिफ्ट पॉइंट, GMVN स्की रिजॉर्ट परिसर सहित इंटरनेशनल FIS नंदा देवी स्काई स्लोप को प्लास्टिक कूड़ा मुक्त किया गया और साथ ही पालिका के पर्यावरण मित्रों और ITBP के हिमवीर जवानों, अधिकारियों सहित होटल कारोबारियों के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े युवाओं को भी यहां पर भाग दिया गया। विश्व पर्यटन के अवसर पर सभी पर्यटन एवं पर्यटन से जुड़े लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आज हमारा होटल एसोसिएशन ऑफ औली और हमारे जो पर्यावरण मित्र नगर पालिका परिषद के लोग हैं, हमारी ITBP और हमारा जो एडवेंचर एसोसिएशन है, एक सामूहिक रूप से हमारे द्वारा औली में एक सफाई अभियान चलाया गया और हमने काफ़ी मात्रा में, कम से कम 20 बोरे हमने यहाँ पे कबाड़ के इकट्ठे किए और उसे हमने नगर पालिका की गाड़ी द्वारा जो इनका इसके लिए जगह बनाई गई है वहाँ भेजा जा रहा है। देहरादून में 2 दिन पूर्व डोईवाला के बानियावाला में अवैध तरीके से की गई प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया। तो वहीं आज सुबह तड़के ही तहसील प्रशासन की टीम ने दुधली क्षेत्र की संसदा नदी अवैध खनन कार्य में जुटी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर सीज किया गया है। इससे पहले भी तहसील प्रशासन लगातार अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई कर चुकी है। जी DM मैडम के निर्देश के अनुसार हम लोग कंटिन्यूसली जो अवैध खनन करता है और जो भू माफिया है उनके खिलाफ हम कंटिन्यूस कार्रवाई करें। खबर डोईवाला से, जहां शहीद दुर्गा माल राजकीय महाविद्यालय में आर्ट फैकल्टी में लंबे समय से शिक्षकों की कमी से महाविद्यालय के छात्र और छात्राएं जूझ रहे, जिसे लेकर आज छात्र संगठन NSUI के बैनर तले तमाम छात्र छात्राएं डोईवाला उप जिलाधिकारी के दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और उप जिलाधिकारी को राज्यपाल कुलाधिपति देव सुमन यूनिवर्सिटी के नाम पर ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है। महाविद्यालय में संकाय चित्रकला विषय के शिक्षक न होने को लेकर यहां पर मांग सौंपी गई है। तो आज हमने ज्ञापन ये दिया है कि 3 साल से ज़्यादा अधिक वर्ष हो चुका है जो हमारे SDM PG कॉलेज है उसमें कला शिक्षा चित्रकला के टीचर नहीं है। तो मैंने भी चित्रकला सब्जेक्ट था जो मैंने 3 साल पढ़ चुका हूँ और मेरा ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से हुआ, पर टीचर ना होने के कारण मुझे बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। जैसे मैं ऑनलाइन से पढ़ के अपना पेपर क्लियर करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है। तो हमारे कॉलेज में टीचर की कमी है, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक ज्ञापन दिया है कि टीचर की कमी है। BCom का टीचर नहीं है और बाकी आर्ट्स के हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, उनके भी टीचर है नहीं। तो बस ये चाहेंगे कि जल्दी जल्दी हमारा जो ज्ञापन है वो एक्सेप्ट करें मैम। और हाँ जी, पढ़ाई नहीं होती है, जब टीचर नहीं होगा तो पढ़ाई तो नहीं होगी। फिर बच्चे कभी ऑनलाइन ही पढ़ते, किसी को समझ नहीं आता या फिर किसी के बैग लग। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़।